नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के चैप्टर 2 यानी कि लेखन के प्रमुख उपागम का ये भाग 1 है। इस वीडियो में हम देखेंगे औपनिवेशिक उपागम, राष्ट्रवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम और अधीनस्थ उपागम। इससे पहले का जो चैप्टर निकला है, अगर वो आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 लेखन के प्रमुख उपागम। औपनिवेशिक इतिहास लेखन का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में किया जाता था। पहला जो औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है और दूसरा औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित कार्यों से संबंधित है। वर्तमान समय के जो इतिहासकार हैं उन्होंने औपनिवेशिक उपागम को देखने के आधार पर लिखा है, लेकिन वास्तविकता में जो औपनिवेशिक अधिकारियों ने लेखन के माध्यम से प्रभुत्व की इच्छा, औपनिवेशिक एवं शासन को दर्शाया है। और जो पश्चिम की संस्कृति और सभ्यता है, उसके जो मूल्य हैं और वहाँ के जो विशेषकर व्यक्ति हैं उनके बारे में बहुत ही बढ़ चढ़कर बताया गया है। भारत के इतिहास से संबंधित औपनिवेशिक उपागम के लेखक जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और विंसेंट स्मिथ और ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने औपनिवेशिक उपागम को लिखा है। इनके वर्णन में भारत को बहुत ही विक्षिप्त समाज बताया गया है, पिछड़ी सभ्यता से इन्होंने दर्शाया है और निकृष्ट संस्कृति के रूप में भारत को दर्शाने की कोशिश की है। वहीं पर ब्रिटेन की सभ्यता को और वहाँ की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर इन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कई ऐसे ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने औपनिवेशिकता को सही नहीं माना है, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औपनिवेशिक संप्रदाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपागम निकल करके आए और विभिन्न प्रकार के उपागम हमें देखने को मिले हैं। आइए अब देखते हैं हम राष्ट्रवादी उपागम। अब ये जो उपागम है इसका जो विकास हुआ वो औपनिवेशिक उपागम की वजह से हुआ। औपनिवेशिक उपागम में कुछ बातें ऐसी लिखी गई थी कि जिसके समक्ष राष्ट्रवादी उपागम ने उत्तर देने की कोशिश की है, उसके रूप में इसका विकास हुआ है। तो औपनिवेशिक उपागम में जो ब्रिटिश की या पाश्चात्य जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका जो महिमा मंडन ने किया था, उसके प्रत्युत्तर में भारतीय लोगों का यह राष्ट्रवादी उपागम सबके समक्ष राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण की एक पहल के रूप में निकल करके आया। और इस उपागम से जुड़े इतिहासकारों ने उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक उपागम के विवरण को असत्य साबित करने का प्रयास किया। और राष्ट्रवाद उपागम का जो बहुत बड़ा योगदान था वो राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने के अर्थ में था। इसकी वजह से धार्मिक, जात, भाषा, वर्ग, भेदभाव ये सब भूल करके सभी लोग एकजुट हो गए थे। राष्ट्रवादी उपागम में भारतीय इतिहास के प्राचीन एवं मध्यकालीन युग का वर्णन देखने को मिलता है। यह आधुनिक काल में उपलब्ध नहीं था, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात यह अस्तित्व में आया। 1947 के पूर्व इनका कोई संप्रदाय मौजूद नहीं था। तो कुछ गैर अकादमिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने 19वीं शताब्दी के आखिरी तक उपनिवेशवाद के विस्तृत और वैज्ञानिक आलोचना को प्रस्तुत किया था। इसमें कौन कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी थे, MG रानाडे थे, GV जोशी थे, RC दत्त थे, KT तेलंग थे, GK गोखले थे, DI वाचा थे। 19वीं शताब्दी के आखिरी तक जब आलोचना प्रस्तुत की गई तो उसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जो अकादमिक अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी पहले के जो महान विभूतियां थी उनके पद चिन्हों पर चलना स्वीकार किया और उसके अंतर्गत इन्होंने भी आलोचना किया। ये थे KT शाह, VC काले, CM वकील, DR गाडगिल, ज्ञानचंद्र, VKRV राव और वाडिया एवं मर्चेंट। राष्ट्रवादी उपागम ने जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसकी व्याख्या की है, लेकिन इसका कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखने को नहीं मिलता है। निम्न जाति जो जनजातियां थी उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उसकी जो है निंदा की है। तो राष्ट्रवादी उपागम ने क्या किया कि भारत की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के चक्कर में जो भारतीय सामाजिक संस्थाएं थी उनका जो ऐतिहासिक मूल्यांकन था उसका इन्होंने उपेक्षा कर दिया। और अंततः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस उपागम ने आर्थिक, सामाजिक
और सांस्कृतिक इतिहास की सिर्फ उपेक्षा की है। आइए अब देखते हैं हम मार्क्सवादी उपागम। भारत का जो इतिहास लेखन है वो काफी प्रभावित है मार्क्सवाद के सिद्धांतों से, और मार्क्सवाद के जो इतिहासकार थे उन्होंने औपनिवेशिक अधिकारी और उनके अधीन जो लोग थे उनके बीच के संघर्ष और विरोध को बहुत ही स्पष्ट रूप में व्याख्या किया है। मार्क्सवादी भी राष्ट्रवादियों की तरह जो भारतीय समाज में विभिन्न वर्ग के बीचों में जो अंतर विरोध के कारण हुआ करते थे उसके प्रति ये भी सजग थे। तो रजनी पामदत्त ने बहुत कोशिश की थी कि जो प्रारंभिक साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष चल रहा है और दूसरे जो अंतर विरोध चल रहा है उसको समाप्त कर दें, लेकिन उसमें इनको असफलता ही हाथ लगी और वर्ग और सामाजिक संघर्ष के मध्य जो विरोध चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया। और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे उसको बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया और मुक्त एवं सर्ववर्गीय रूप की उपेक्षा भी की है। तो आइए अब देखते हैं हम अधीनस्थ या फिर उपाश्रित उपागम। अब ऐसे जो विषय वस्तु होती थी उसका जो विवरण होता था उसका संपादन रंजीत गुहा जी किया करते थे, और इस संप्रदाय की जो उत्पत्ति हुई वो 1980 के दशक में हुई। इनका काम आलोचना करना था तो इनको आलोचक के रूप में जाना जाता है। अब इस उपागम के जो प्रबंधक थे उन प्रबंधकों के माध्यम से अन्य ऐतिहासिक उपागम पर लोगों की आवाज की उपेक्षा करने का इन्होंने आरोप लगाया है। अधीनस्थ उपागम के अनुसार भारतीय इतिहास लेखन के समस्त जो परंपरा का झुकाव है वो अभिजात्य वर्ग की तरफ है, इसलिए इस उपागम ने इसे पक्षपाती बताया है। और औपनिवेशिक काल में जो भारतीय समाज में विरोध और संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें एक तरफ कुलीन और भारतीय एवं विदेशी दोनों थे और दूसरी तरफ उपाश्रित थे, इनके बीच में संघर्ष चल रहा था। यह संघर्ष उपनिवेशवाद और भारतीय लोगों के बीच नहीं था। इनको इस बात की जानकारी थी कि भारतीय लोग कभी भी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में एकजुट नहीं हो सकते हैं। और अधीनस्थ उपागम के अनुसार जो आंदोलन हुआ करते थे उसकी दो भिन्न धाराएं हुआ करती थी। एक उपाश्रितों की वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी धारा थी और दूसरी जो कुलीन थे, जो अभिजात्य थे, उनकी झूठी राष्ट्रीय आंदोलन धारा थी। कुलीन धारा का जो नेतृत्व था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी कर रहे थे और शक्ति के लिए वो आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये भाग एक कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा भाग आएगा। तो वीडियो आपको अगर उपयोगी लगी है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।